आज हम ये एक बार याद कर रहे हैं मणिपुर। मणिपुर में तकरीबन पिछले 1.5 साल से बहुत हिंसा हत्या हो रही है। मानव अधिकारों की हत्या हो रही है और औरतों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। पिछले 1.5 साल में तकरीबन वहाँ 250 से ज़्यादा चर्च गिरजाघरों को तोड़ दिया गया है और हिंदू और ईसाई क्रिश्चियंस इनमें आपसी झगड़े चल रहे हैं। क्रिश्चियन बहुत शांति पसंद आदमी हैं, चर्च में पूजा करते हैं। तो जो मोदी की सरकार में एंटी मुस्लिम हिंदू मुसलमान, अब वहाँ क्योंकि मुसलमान तो मणिपुर में नहीं है, वहाँ ईसाई है, तो जो हिली ट्रैक है उसमें 90% जो आदमी है वो ईसाई हैं। तो उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और अभी 2025 में क्रिसमस के दिन मेघालय में चर्च के अंदर वहाँ जीसस क्राइस्ट की स्टेचू के सामने जो पलपट होता है, वहाँ आदमियों ने जाके जय श्री राम के नारे लगाए चर्च के अंदर। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ये क्या कुछ हो रहा है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो इंडिया के ईस्ट में एक तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की समस्या सुलझाई और बांग्लादेश बना दिया। दूसरा जो था ये 1971 में हुआ था। 1972 में ये मणिपुर वगैरह बने, ये मेघालय वगैरह, तो वहाँ भी जो थी उनका सेल्फ रूल हुआ और एक समस्या जो चली आ रही थी उसको सुलझाने की कोशिश की। इनको आसाम से अलग किया था। तो कहीं भी हिंसा, हत्या, नफरत को ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ये कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, योगा सबसे पहला काम है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बुरी तरह फेल हो गई, नाकामयाब हो गई। अब वैसे भी चाहे कोई भी हो, किसी भी औरत को नंगा करके घुमाना और उसके वीडियो बना के सर्कुलेट करना तो इंसानियत के खिलाफ है, बहुत गलत बात है, जो कि मोदी सरकार की किया। अब वहाँ का जो मणिपुर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट है बीजेपी की है। और मोदी जी एक दफ़ा नहीं गए वहाँ देखने भाई कुछ हालात को ठंडा कर सके। होम मिनिस्टर अमित शाह तो गए हैं वहाँ, शायद 2 दफ़े गए, मगर शायद वो आग में तेल डालने वाला काम करके आए, क्योंकि ये तो जो आरएसएस है वो करवा रहा है ना। और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी सब आरएसएस के प्रोडक्ट है। उसी ने इनको जन्म दिया, इनकी माँ है आरएसएस, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। तो खैर कोई माँ हो, किसी को बाप हो, ये जो चीज़ इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है, तो गलत है ही। उनको रोकने की जो सबकी जिम्मेवारी है, जो सरकार है उसी की जिम्मेवारी है। खैर जो जैसा बीज बोता है वैसी फल खाता है। अब इन्होंने वहाँ इसमें बबूल के पेड़ बोए हैं, तो बबूल के कांटे इनको चुभेंगे ना, हमें आपको नहीं चुभेंगे। वो बांग्लादेश में जो इन्होंने शेख हसीना के साथ मिलके लोकतंत्र की हत्या की, वहाँ इलेक्शन में बेईमानियाँ हुई, उसका ये नतीजा हुआ कि शेख हसीना को वहाँ से छोड़ के बांग्लादेश से भागना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके। जनता जो है परेशान हो गई।
तो घुस गई प्रधानमंत्री के घर के अंदर डंडे लाठी लेके। ऐसा कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। अब जो यहाँ इलेक्शन में, यहाँ पे भी बेईमानी खुलेआम हो रही है। इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे जुडिशरी है इंडिया की। सारी संस्था जो है आरएसएस के आदमी बैठे हैं, चाहे एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वाइस चांसलर्स लगाए जा रहे हैं, वो निष्पक्ष नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को अपने ढंग से चलना चाहिए। जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई आए कोई जाए, हमने तो अपनी फाइलें पीटनी और तनख्वाह लेनी है, फिर बाद में पेंशन लेनी है और मौज मस्ती करनी है। उन्हें देश से क्या लेना देना। वो जो पॉलिटिकल आदमी है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसको ये सब चीज़ देखनी चाहिए, जो कि नहीं देख रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ भारत की इकोनॉमिक पोजीशन क्या हो रही है। उधार के दम पे सरकार चल रही है। या डिस्पेंस में जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के टाइम में फैक्ट्री लगी थी, कंपनियां बननी थी, उनको बेच बेच के उनसे सरकार चल रही है। जो उनसे पैसा आता है वो, या उधार का पैसा, उधार के पैसे पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज की जो हालत है वो देने की, और फिर एक न एक दिन तो प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना ही पड़ेगा ना। तो बैंकों की भी हालत बहुत खस्ता है। किस दिन कौन सा बैंक कोलैप्स हो जाए, डूब जाए, कुछ पता नहीं है। बहुत सारे तो बैंक डूबे हैं, अब तो 5-7 ही बैंक बचे हैं। बाकी तो जो लॉस मेकिंग में थे, डूबने वाले थे, उससे पहले जो मजबूत बैंक था उसमें मिला दिया उसे, नहीं तो डूब गया। तो जो डिवॉल्टर्स उनका पैसा डूब गया, जो बॉन्ड होल्डर्स उनका पैसा डूब गया। ये सब हो रहा है। तो अब क्या है कि जो कंगला हो, जो इसकी जिसने अपनी फाइनेंसेस और इकोनॉमी मिसमैनेज की हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है, दानदाता की, देने वाले की इज्जत होती है। भीख मांगने वाली, हथेली फैलाए वो नहीं होती। तो मोदी सरकार तो उधार के पैसे पे, और जो कंपनियां थी उनको बेच बेच के उस पैसे पे चल रही है। इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है। अब खैर आज 21 जनवरी होगी, 1 फरवरी को बजट पेश होगा पार्लियामेंट में। उससे पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे। एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सी चीज़ें खुल जाती हैं कि पिछले जो 2024-25 में क्या हुआ, इकोनॉमिक हालत कैसी थी, उसको देख के पता चल जाता है इकोनॉमिक सर्वे से। और अगले दिन बजट पेश होगा, तो का बजट तो फिर पास होने में महीना लग जाता है, पर इकोनॉमिक सर्वे से कुछ आइडिया हो जाता है। देखते हैं आज, और 10 दिन बाद इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, फिर क्या होता है। तो चलिए, मगर मैं समझता हूँ हिंसा हत्या जो है, इसकी वजह से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो ईस्ट इंडिया है, जिसको इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने मजबूत करने की कोशिश की थी, मोदी के 10 साल में, सब 10.5 साल हो गई गवर्नमेंट को, उसमें इसने ईस्ट इंडिया को सबसे खतरनाक इलाका बना दिया इंडिया का। वो कब तक इंडिया के साथ रहेगा नहीं रहेगा, वहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर पे कब मारा मारी चालू हो जाएगी, म्यांमार बर्मा के बॉर्डर पे कब मारा मारी चालू हो जाएगी, और ऊपर चीन तो बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है कि अब ये 1-1.5 साल 2 साल की बात है। मोदी 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे, तो अभी तो 6 महीने हुए हैं उन्हें, 6.5 महीने। देखते हैं, चलिए क्या होता है। अच्छी बात है,
जो ये ठीक समझे करें, वह माली हालत, इकोनॉमिक हालत जो है वो ठीक होनी चाहिए। अब देखिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो जिनकी इनकम है, अच्छी खासी इनकम है, वही पे करते हैं ना। अब वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सैलरीड एम्प्लॉई है, वही चाहे प्राइवेट सेक्टर में, जो सरकारी में, उसको टीडीएस टैक्स डिडक्शन बिफोर पे हर महीने उनकी तनख्वाह कट जाता है। ये बिजनेसमैन ये नहीं देते, चाहे छोटा दुकानदार हो, बड़ा साहूकार हो, नहीं देते टैक्स वो। तो 2-3% आदमी देते हैं सो टैक्स। मगर जीएसटी जो है, एक गरीब आदमी जो है, जो जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, जीएसटी उसको भी देनी पड़ती है। अभी इनकम टैक्स ले लो और मुझे इनकम हुई, मैंने उस पर टैक्स दिया, उसका जो उसको खर्च किया तो उस पर जीएसटी, डबल टैक्सेशन। जो गरीब आदमी है उस पर एक टैक्सेशन है, उसको से जीएसटी दे। अरे भाई उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो। अब 10 रुपये का बिस्कुट लेने जाता है एक आदमी, झाड़ू लगा के किसी ने को 10 रुपये दे दिए, झाड़ू बर्तन मांझ के औरत आ रही है, अपने बच्चे के लिए 10 रुपये का बिस्कुट लेके जाती है, उसको भी जीएसटी लगा रहा है, उससे भी टैक्स ले रहे हैं। उसको तो माफ़ कर दो। जो हाई इनकम वाले हैं उनको जो 40% हमने टैक्स लगाया हुआ है, ये गरीबों पर उसको तो जीएसटी माफ़ कर दो, इनकम टैक्स आप बढ़ा दो, जीएसटी ख़त्म कर दो। सबसे बड़े जब एक ही इनकम पे इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी, उसकी जगह जीएसटी और इनकम टैक्स ले दो, उससे गरीब जो आदमी है उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके मोदी के जो गलत है ये है इसका जीएसटी, वो राहुल गांधी ठीक कहता है, गब्बर सिंह टैक्स, इससे मुक्ति मिल जाएगी मुझे। तो खैर अब पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। अब बजट आएगा तो उस टाइम देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मणिपुर में, मेघालय में, सब जगह अमन शांति हो। आज जो है सन 1972 में उनका ये क्रिएशन हुआ था स्टेट्स का, आज 2025 चल रहा है। तो सब साथियों को, अपने देशवासियों को, कहाँ से मणिपुर, मेघालय, जहाँ पे हिंदू और ईसाई को बीच में झगड़ा चलाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ अमन शांति आए, मैं यही सब दुआएं करता हूँ। नमस्कार।